हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग हिंदी का पेपर लिख करके आगे होंगे। बच्चों अब आपका बारी है मैथ का एग्जाम का। तो बच्चों मैथ के एग्जाम का कल जो होनी है, बहुत ही कम समय बचा है। बच्चों आप लोग को तैयारी किए होइएगा, लेकिन अभी भी आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप ऑब्जेक्टिव को अच्छे से अच्छे मजबूत कर सके, क्योंकि आपको हाई स्कोर जहां से उठेगा वो है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको अच्छे से अच्छे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स वहां से गेन कर सकते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा फ्री फोर्स कराने वाला हूं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, उसके बाद मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कराऊंगा, ठीक है। लेकिन ये जो वीडियो होने वाला है आपको पूरा फुल देखना है, ताकि आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का पूरा कॉन्सेप्ट सीखने को मिले और आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे बेसिक वही रहेगा, यानी कि उसी के आधार पे आपको क्वेश्चन सेट किया गया है कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको टकराए बोर्ड एग्जाम में और उसको बना करके आए, ठीक है। क्योंकि बच्चे पढ़ते तो बहुत है, क्वेश्चन तो बहुत लगाते हैं, लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे लगाने का बहुत आवश्यकता है आपको, ताकि जो इतना आप लोग पढ़े हैं उस सब का एक सही उपयोग कर सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि जिस प्रकार से आप हमारे साथ बने हुए थे अभी तक, तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, ताकि आपके भला के साथ साथ आपके दोस्त को भी भला हो जाए। बच्चों हिंदी का पेपर अच्छा गया होगा मानते हैं, ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा 19-20 भी हो गया होगा तो टेंशन नहीं लेना है, मैथ में उसका पूरा आकीबात की सदा देना है, ठीक है। तो अच्छे से अच्छे पढ़ना है आज की रात, और पूरे मेहनत पूरे जज्बा के साथ कल हमको एग्जाम सेंटर पे जाना है और पूरे फोड़ के आना है। बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में शेयर कर दे। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपना सेशन और क्वेश्चन लगाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जो डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में कल देखने को मिल सकते हैं, या फिर इसके आधार पे तो 110% क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मेरा जो पर्पस है बच्चों क्या है, तो बिहार बोर्ड है। क्या है? बिहार बोर्ड। और बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा जो 2024 में होने वाले हैं, जो कल गणित का पेपर है, आज हिंदी का पेपर था, कल मैथ्स का पेपर है, यानी कि गणित का, ठीक है। आपके लिए ये 100% इंपॉर्टेंट क्लास है, जरूर देखिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी जरूर कहे देखने के लिए। और अंतिम क्लास है ये, इसके बाद आपको क्लास नहीं मिलेंगे तो आपको बता दिया जाएगा, आपको सब्जेक्टिव मिलेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए इसमें आपको पूरी देखना है। और देखिए बच्चों, मन से हारे हार है और मन से जीते जीत है। जो बच्चों को लगता है कि मैथ बहुत भारी है, तो अपने मन से जीत के रहिए, आप जरूर जीत करके आइएगा बोर्ड एग्जाम में से, और अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन करा करके लिख करके, ठीक है। चलिए हम लोग बिना समय गंवाए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ ही लेते हैं, ठीक है। आई होप कि अपने दोस्तों में इस वीडियो का लिंक शेयर कर लिए होइएगा। चलिए हम लोग मैथ्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे तो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पूरी सिलेक्टेड है बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे पहला नंबर सवाल है, कहता है कि 2052 के अभाज्य गुणनखंडन में 3 का घात क्या है। तो इसके लिए इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है 2052, इसका हमें करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य गुणनखंडन कैसे करते हैं? जैसे गुणनखंडन की जो विधि होती है उसी से हम लोग अभाज्य गुणनखंडन तोड़ते हैं। सबसे छोटी संख्या देखते हैं जो इसको भाज्य कर सकता है, यानी कि विभाजित कर सकता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली जो छोटी संख्या होगी 2, एक को हम लोग लगाते नहीं है, क्योंकि एक से अगर किसी में हम लोग गुना करेंगे तो संख्या ही आ जाएगी, इसलिए हम लोग 2 से लगाएंगे। और 2 इसके भाज्य यानी कि भाग लगाने की सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से लगाएंगे, क्या होगा, 2 एकम 2, उसके बाद 0 और 2 दूनी 4, उसके बाद 2 छक 12। उसके बाद फिर से लगाएंगे तो 2 से लगेगा, क्या हो जाएगा, 2 पचे 10, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। उसके बाद इसमें लगाएंगे हम लोग 3 से, तो 3 से कितना होगा, 3 एकम 3 और 3 तिहाई कितना हो जाएगा, और 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3। अब इसके बाद फिर से हम लोग लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, तो फिर से 3 में लगा सकते हैं, 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21, ठीक है। 3 सत्ते 21 होगी, 3 सत्ते 21। अब बचा कितना है, तो देखिए अब बचा है यहाँ पे आपका
57। फिर से इसको 3 बार में लगा सकते हैं, तो 3 एकम 3 और 3 नमा 27। ठीक है, इसके बाद और भी कटेगा क्या, तो कटेगा, कितना से कटेगा, तो 13 से, 13 तिहाई 39। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 से ही काट सकते हैं 13 बार में। ठीक है, ये काम कर सकते हैं। अब इसके बाद नहीं होगा। अब हमको क्या कह रहा था कि 3 का अधिकतम घात क्या है। ठीक है, तो इसमें 3 का अधिकतम घात क्या है, 3 आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और यहाँ दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है। यानी कि अगर हमको 3 का घात अगर लिखना पड़ेगा बच्चों, तो यहाँ पे 2 का घात नहीं देखेंगे, 13 का घात नहीं देखेंगे, हम लोग ओनली ऑन 3 का घात देखेंगे। तो 3 का घात क्या है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, कितना है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 का पावर 4। ठीक है, क्योंकि सबके पावर कितना है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, और गुना में पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है, 3 का पावर 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 4 इज करेक्ट आंसर। बताइए बच्चों, समझ आया कि नहीं आया, समझ आया तो लिखो हाँ गुरुजी समझ आ गया। और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सारी क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपको पूरी कॉन्सेप्ट जानने को यहाँ पे मिल जाए, और कल का एग्जाम में आप लोग पूरे 100 में 100 क्वेश्चन लगा करके आए और आपको पूरा फुल मार्क्स आए। ठीक है, यही समय है बच्चों, और मैं कहता हूं कि मन से हारे हार है और मन से जीते जीत है। अभी समय है आपको मन से जीतने का। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं वो कुछ भूल जाइए, सब भूल जाइए, लेकिन अभी यहाँ पे जो अभी सीखते हैं वही इंपॉर्टेंट है, बस मन से जीत जाना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर समझे हैं तो दिमाग में फीड कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत नहीं है, सॉरी, यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है। अब देखिए दशमलव प्रसार शांत कब होता है। देखिए आपको दिया रहेगा इस प्रकार से एक भिन्न। भिन्न क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। भिन्न में 2 चीज होते हैं, पहला होते हैं एक अंश, ठीक है, और नीचे में जो होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग हर। ठीक है, अब देखिए अंश को हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, पूरे ट्रिक के साथ आपको बता रहा हूं भाई। देखिए तो आपको अंश को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको हर में देखना है, आपको हर में देखना है कि अगर हर का अभाज्य गुणनखंडन तोड़ते हैं तो उसमें आपको मिलेंगे 2 के पावर n। ठीक है, तो ई अगर 2 के पावर n आता है तो आपका जो भिन्न है वो एक शांत होगा। ठीक है, और अगर हम 5 के पावर n देखते हैं तो भी भिन्न क्या होगा, शांत होगा। अगर हम देखेंगे कि 2 के पावर n अगर गुना में कर देंगे 5 के पावर n से तो भी मेरा जो भिन्न होगा वो क्या होगा, शांत होगा। लेकिन अगर हम कहें इतना अगर आता है तो क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा, लिख देते हैं शांत होगा। पूरे कॉन्सेप्ट के जानिए। ठीक है, अगर आपको यहीं पे मान लीजिए कि 3 के पावर अगर n है, या फिर 5 के पावर n है, या फिर 7 के पावर n है, तो इस प्रकार से कितनों आ जाए, ठीक है, वो शांत नहीं होगा। क्या होगा, शांत नहीं होगा। इस बात को अपने जेहन में उतार लीजिए, शांत नहीं होगा, शांत नहीं होगा, सही बात है। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए बच्चों यहां पे मैं आपको बताया कि अगर आपको 2 के पावर n, यहां पर देखिए 2 के पावर कितना है, 0 है, ये शांत में आ रहा है। 5 के पावर 2 ये भी शांत में आ रहा है। ठीक है, तो ये तो शांत होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि शांत नहीं होगा, तो ये ऑप्शन इसके इस क्वेश्चन के लिए सही नहीं होगा। आगे देखिए यहाँ पे 9/9 को हम पहली बार बोले हैं कि अंश को कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करना है, आपको देखना है हर में। हर में यहाँ पर क्या है, 2 के पावर 4 इसके रूप में है, ये भी हो जाएगा। 5 के पावर n यानी कि इसके रूप में है, तो ये भी जैसे इसका आंसर नहीं होगा कि कह रहा है कि शांत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 के पावर 4 और 7 के पावर 2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे बात फंस जाता है। मैंने बताया है कि 2 के पावर n या 5 के पावर n या फिर 2n गुने में 5n इस प्रकार का रहे तब जाके वो शांत होगा, अना तो
वो क्या हो जाएगा, अशांत होगा। तो देखिए 2 के पावर 4 तो है लेकिन 7 के पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे शांत नहीं होने का जो ऑप्शन चुनना था ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। बताइए समझ आया कि नहीं आया। तो आप बताइए कि यहाँ पे जो डी नंबर ऑप्शन है ये आपका शांत होगा कि शांत नहीं होगा। आप कमेंट में पूरा छा जाइए, छाप दीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों, समझ आ रहा है तो लिखना है हाँ गुरुजी समझ आ रहा है, क्योंकि आपका लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपको क्वेश्चन लगाना और क्वेश्चन को समझना बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े, बोलो हाँ गुरुजी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल क्या है बच्चों, कहता है कि बहुपद, बहुपद है x इंटू 2x माइनस 5 माइनस में 3 के शून्यकों का योग, योग क्या है। देखिए बच्चों मैं आपको बताता हूं कि आपको जो इस प्रकार से बहुपद होते हैं ये आधा अधूरा या फिर अटपटा टाइप के जो बहुपद होते हैं उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पहले बना लेना पड़ेगा। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन के आगे जो कहता है उसको करना पड़ेगा। किस प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइएगा, देखिए अगर यहाँ पे आपको ब्रैकेट काम करना है तो ब्रैकेट काम कर लीजिए, बोर्ड वाला नियम लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन को छोड़ना नहीं है हम लोग को एग्जाम में देखना है कि सारा कैलकुलेशन हमको ए टू जेड दिमाग में आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे x में जब 2x को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो x है प्लस में, यहाँ पे जो 5 है माइनस में, तो प्लस और माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा 5x, और इधर क्या है माइनस में 3। यही ना होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब कह रहा है कि शून्यक का योग। बच्चों मैं आपको दो चीज पढ़ाया था, एक तो आपको द्विघात बहुपद का जो शून्यक का योग होता है वो पढ़ाया था, एक पढ़ाया था जो शून्यक का गुणनफल होता है वो पढ़ाया था। यहाँ पे पूछ रहा है आपको योग, योग का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए योग कहने का मतलब कि ये जो बहुपद है द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यक भी 2 होगा। ठीक है, तो पहला शून्यक मान लीजिए कि अल्फा है और प्लस में मान लेते हैं कि दूसरा शून्यक बीटा है, तो दोनों का योग, योग पूछ रहा है ना, तो योग क्या होगा, क्या होगा। देखिए बच्चों यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का जो आपको गुणांक दिखता है इसको हम लोग बोलते हैं ए। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्स है, एक्स का जो गुणांक होता है इसको बोलते हैं बी, और जो अचर पद होता है 3 नंबर में उसको बोलते हैं सी। अब देखिए अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दो शून्य को जो जोड़ते हैं तो फॉर्मूला बनता है आपको माइनस बी बट्टा ए। ठीक है बच्चों, यही बनता है। अब देखेंगे यहाँ पे b के जगह पर कितना है माइनस का 5, और पहले से यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं यहाँ क्या है कि माइनस है, और आपको b के जगह पर क्या है -5 है, लिख लीजिए -5, और a के जगह पर क्या दिख रहा है बच्चों, तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2, यही ना इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, बताइए होगा कि नहीं होगा। लिखिए, अगर समझ आया तो लिखिए हाँ गुरुजी समझ आया। ऑप्शन देखेंगे बच्चों 5/2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा बच्चों, बताइए। होगा तो लिखना है कमेंट में हाँ गुरुजी होगा, क्योंकि आपका लास्ट समय है। आप लास्ट समय में अगर बढ़िया से पढ़ते हैं तो अब आपका बढ़िया से बढ़िया मैथ में क्या आएगा, स्कोर खड़ा कर सकते हैं बच्चों। लास्ट क्लास है आपका, बहुत ईमानदारी से पढ़िए, बहुत ही ईमानदारी से। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि वो भी ईमानदारी के साथ इस क्लास को देख सके और क्वेश्चन को लगा सके। ठीक है बच्चों, बहुत ही हम कॉन्सेप्ट के साथ एकदम लॉजिकल पढ़ा रहे हैं आपके भाषा में, है ना। ऐसा नहीं कि मैं कोई और भाषा बता रहा हूँ जो आपको समझ नहीं है, आपको पूरी समझ आ रहा है, ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे 4 नंबर सवाल है और बहुत ही शानदार सवाल है, आपको सही से देखना है। चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं हम लोग। क्या कहता है कि यदि समीकरण, समीकरण क्या है बच्चों कि 2x² प्लस px माइनस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल, मूल क्या दिया है -3 हो तो p का मान बताइए। बच्चों यहाँ पे समझना आपको ये है कि यहाँ पे जो आपको मूल दिया हुआ है, मूल आखिर होता क्या है। देखिए किसी भी समीकरण का मूल एक ऐसा रिजल्ट है जिससे आपको जो समीकरण होता है उसमें अगर चर का मान, चर के जगह पे अगर उस मूल को रख देते हैं
तो वो जो समीकरण है वो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे p का वैल्यू निकालने के लिए, अगर हम x के जगह पे अगर मूल का वैल्यू रख देते हैं तो p का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। बोलिए इतना बात समझ आया कि नहीं आया? समझ आया तो लिखिए हाँ गुरुजी। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 2x² है, x की जगह पे हम लोग -3 पुट करना है। चलिए देखिए किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे 2 है और गुना में क्या हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर होगा, इतना बात होगा। अब देखिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे और p है और गुना में क्या है x का वैल्यू -3 पुट कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए माइनस का 3 है, ठीक है, इसको हम लोग ब्रैकेट में भी बंद कर लेंगे और इक्वल टू में क्या है 0 है। इतना बात समझ आया कि नहीं आया? चलिए देखिए अब आगे क्या कर सकते हैं हम कि यहाँ पे जो 2 है और गुना में क्या है आपका 3² माइनस का 3² करेंगे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और जो माइनस है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हम सिंबल प्लस का लिखते नहीं है। अब देखिए यहाँ प्लस है और प्लस में देखिए एक मिनट अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो दोनों में जो गुना का जो उसमें संबंध है तो क्या हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 3p इसका रिजल्ट। अब यहाँ पे माइनस का 3 है इक्वल टू में 0 है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें p का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। चलिए देखिए किस तरह से, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, तो 9 दूना 18 हो जाएगा और देखिए बच्चों माइनस का 3p और माइनस का 3 इक्वल टू 0, 18 में से 3 को घटाएंगे क्या हो जाएगा तो 15 हो जाएगा और 15 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि -3p इक्वल टू क्या होगा बच्चों तो माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अब हमें क्या देखने को मिलेगा, p के वैल्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं 15 बट्टा इधर जो गुना में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा 3, ये कटेगा तो हमें फाइनल आंसर मिलेंगे p इक्वल टू कितना मिलेंगे तो 3 × 5 = 15। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा मेरा जो p का वैल्यू पूछ रहा था वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो बताइए समझ आया कि नहीं आया? p का जो वैल्यू होगा 5 होगा, जो कि हमें p का वैल्यू मान निकालने के लिए क्या कह रहा था, हमें कह रहा था। समझ आया कि नहीं है? समझ आया तो लिखना है हाँ गुरुजी। और ऑप्शन नंबर सी इज 5 क्या हो जाएगा आंसर। समझ आया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आपको पूरी कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैं पढ़ाने वाला हूं आगे तक, ताकि आप अपने एग्जाम में पूरी अच्छे से कॉन्सेप्ट लगा करके और सावधानी पूर्वक अपने एग्जाम को दे के आएँ और अधिक से अधिक मार्क्स को गेन कर पाएँ और अपने दोस्तों से भी अच्छे मार्क्स ला सके, है ना। क्योंकि सबसे पहले इस समय में आपको दोस्तों से कंपटीशन करना है, हालांकि कंपटीशन तो है नहीं, लेकिन दोस्तों से अधिक मार्क्स आपको लाना है कि नहीं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कहता है कि यदि बहुपद ax² - bx + c के शून्यक अगर ab हो तो a × b, यहाँ पे इंटू का मतलब होता है गुना, का मान क्या होगा। देखिए बच्चों मैं आपको फर्स्ट के 2 नंबर क्वेश्चन में आपको बताया था जिस प्रकार से कि यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है द्विघात बहुपद है, ठीक है। इसमें 2 चीज होते हैं, या तो आपको पहले इसका जो शून्यक होता है 2 होगा, ठीक है, वो दोनों का तो पहला चीज योग होता है, दूसरा चीज आपको गुणनफल होता है। तो आपको यहाँ पे गुणनफल पूछ रहा है, यानी कि अगर मान लीजिए कि इस बहुपद का जो शून्यक है a है और b है तो इसका गुणनफल पूछ रहा है। इसका गुणनफल जो होता है बेटा आप याद रखिएगा क्या होता है c/a होता है। क्या होता है c/a। अब जानते हैं कि x² का जो गुणांक होता है उसको a कहते हैं, ठीक है, और x का गुणांक को b कहते हैं और अचर जो होता है c होता है, तो c/a इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बताइए समझ आया कि नहीं आया? समझ आया तो लिखिए हाँ गुरुजी समझ आया है। आगे बढ़े, चलो अब देखिए जरा यहाँ पे 6 नंबर सवाल है,
कहता है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। बच्चों ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, और समांतर श्रेणी पहचानने के लिए आपको क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि किसी भी श्रेणी को उतार लीजिए, किसी भी श्रेणी को उठा लीजिए और उसके अगला पद में से, यानी कि एक पद उठाइए बीच वाले और जस्ट उसके पीछे वाले को घटा दीजिए। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये जो पहला पद है A1, ये दूसरा पद है A2 और ये तीसरा पद है A3। इसमें क्या करना होता है कि आपको A2 में से घटा दीजिए A1 को, आपको मिल जाएंगे कि इसका क्या मिलेंगे, तो आपको मिलेंगे बीच का अंतर। ठीक है, क्या मिलेंगे, बीच का अंतर। तो देखना ये है कि समांतर श्रेणी पहचानने का यही एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए कि अगर A2 माइनस A3 करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा, तो देखिए मुझे मिलेगा 5, 1 मिनट, यहाँ पे हमें मिलेंगे, क्या मिलेंगे, तो 5 माइनस का 2 यानी कि 3 वैल्यू मिलेंगे। अगर हम अगला कदम उठाते हैं A3 माइनस A2 करते हैं तो क्या मिलेगा, 7 माइनस 5 यानी कि 2 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे 3 मिला है हमें, यहाँ पे 2 मिला है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। समांतर श्रेणी में तभी होगा जब यहाँ पर भी 3 तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पे 2 तो यहाँ पर भी 2। ऐसे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे चुनेंगे, वही मेरा समांतर श्रेणी में होगा, अन्यथा तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। बताइए समझ आया कि नहीं आया। तो इसका सही आंसर देखिए, और याद रखिएगा कि लगातार संख्या जो स्क्वायर में होता है ये तो डायरेक्ट आप कर दीजिएगा कि ये समांतर श्रेणी में नहीं होता है। अब देखिए स्क्वायर की प्रक्रिया यहाँ पर भी है तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। अब चेक करना है हमको ये, तो ये देखिए 3 में से अगर -1 करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, 2। अगर हम यहाँ पे 5 में से अगर हम 3 को घटाएंगे, अगला पहला देखिए यहाँ पे तीसरा पद 5 है और उससे जस्ट पीछे वाला पद कितना है, 3 है। हमें देखिए इसको घटाएंगे क्या मिलेंगे, 2। दोनों जगह हमें क्या मिल रहा है, 2 का डिफरेंट है, तो ये एक समांतर श्रेणी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बताइए समझ आया कि नहीं आया, समझ आया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका त्रिकोणमिति का है और त्रिकोणमिति आपको एक स्कोरिंग आपका चैप्टर है। इसको ध्यान से समझिएगा, पूरा लॉजिकल क्वेश्चन है और आपको इस पे तो क्वेश्चन 110% पूछेंगे तो पूछेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे कहता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये भी एक फॉर्मूला होता है और ये भी एक फॉर्मूला होता है। ये जो फॉर्मूला होता है ये आपका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा का होता है, और ये जो फॉर्मूला होता है आपको, तो देखिए गुना का साइन बीच में लिखते हैं क्योंकि गुना है। ये जो फॉर्मूला होता है आपको साइन स्क्वायर थीटा का होता है। अब देखिए मैं आपको पढ़ाया था कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा वो किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। अब स्क्वायर रहे तो न रहे, गुना में क्या फर्क पड़ता है। अगर हम इसके स्क्वायर भी कर देते हैं तो इसका वैल्यू 1 होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ए 1 आंसर इज करेक्ट। बताइए समझ आया कि नहीं आया। समझ आया तो ठीक है, नहीं तो कमेंट करिए, फिर से मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूं। बताइए समझ आ गया है। होता क्या है इसमें कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इतना बात समझ आ गया होगा। ठीक है, इसको अगर हम होल स्क्वायर भी कर देते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटा करके यहाँ के स्क्वायर हटा करके होल स्क्वायर कर देते हैं, तो बीच में कॉसेक थीटा और साइन थीटा 1 बन जाता है। अगर उसका स्क्वायर भी करेंगे तो 1 होगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर सवाल क्या है बच्चों, कहता है कि 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 का विविध कर। ठीक है बच्चों, विविध कर पूछ रहा है। मैं आपको बताता हूं कि ये जो है आपका द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है और विविधकर को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे जो विविधकर है, विविधकर को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डी, और इसका फॉर्मूला होता है आपको b माइनस, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac।
यही फॉर्मूला होता है। अब इस पे जब हम पुट करेंगे तो इसका विविधकरण क्या निकलेगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको ए कहते हैं, एक्स का गुणांक को बी कहते हैं और अचर पद होता है उसको सी कहते हैं। यहाँ पे बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो -4 के स्क्वायर को करेंगे कितना होगा, 16 होगा, और माइनस में 4 तो यहाँ पे फॉर्मूला में है, गुना में ए का वैल्यू क्या है बच्चों, तो 5 है, और सी का वैल्यू क्या है, तो गुना में आपका 2 है। ठीक है, तो देखिए 16 और माइनस में क्या हो जाएगा, 5 चौका 20 और 20 दूना 40, क्या हो जाएगा 40। अब 40 में से 16 को घटाएंगे, क्या मिलेगा हमें बताइए। देखिए यहाँ पे आसानी से आप घटा सकते हैं, क्या हो जाएगा आपको, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 24 बचेगा, वो भी आपको माइनस में। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी इज करेक्ट हो जाएगा। बताइए समझ आया कि नहीं आया, ये आंसर आपको समझ आया। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे 9 नंबर सवाल है, कहता है कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, के मूल की प्रकृति क्या होगी। देखिए बच्चों ये भी द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके 110% 1 या 2 आते हैं। ठीक है, देखिए आपको कहेंगे कि द्विघात समीकरण दे देंगे और उसके मूल की प्रकृति पूछेंगे, मूल की प्रकृति, और कुछ ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऑप्शन इसीलिए नहीं लिखा है क्योंकि आपको ऑप्शन जो होता है उसको पूरे अच्छे से हमको समझाना है, डायरेक्ट एक चीज नहीं बताना है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें होता क्या है बच्चों, देखिए इसका हम लोग क्या निकालेंगे, आपका विविधकरण निकालना पड़ेगा, इस समीकरण का हमें विविधकरण निकालना पड़ेगा। तो मैं अभी बताया कि विविधकरण को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डी का जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होते हैं। ठीक है, तो डी का वैल्यू हमें निकालने के लिए, यहाँ पे स्क्वायर है बच्चों, देखिए तो बी का जगह कितना 4 है, तो -4 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 तो है प्रश्न में ही है। ठीक है, और गुना में ए है, ए का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू क्या है 3 है बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या मिलेंगे यहाँ पे 16 और माइनस में क्या मिलेंगे, 4 दूना 8 और 8 3 24 मिलेंगे, 8 3 24 वो भी माइनस में। अब देखिए यहाँ से हम लोग घटाएंगे तो क्या मिलेंगे, 14 में से 6 जाएगा, क्या मिलेंगे हमको 8 मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ x यानी कि 8 मिलेंगे, वो भी माइनस में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमें d मिले हैं, d जो मिले हैं बच्चों ये हमें निगेटिव में मिले हैं, क्या मिले हैं निगेटिव में मिले हैं। अब याद रखिएगा कि अगर d का वैल्यू, ठीक है, अगर आपको मूलों की प्रकृति पूछता है तो अगर आपको d का वैल्यू बच्चों अगर आपको 0 से d का वैल्यू अगर आपको 0 से क्या हो बड़ा हो तो वहां पे जो होगा बच्चों इसका प्रकृति क्या होगा, तो वहां पे वास्तविक होगा, क्या होगा वास्तविक होगा और असमान होगा। अगर 0 से बड़ा है तो, लेकिन यहाँ पे 0 से छोटा आ रहा है उसके लिए भी आते हैं। अगर d का वैल्यू बच्चों 0 के बराबर होंगे तो वहां क्या होंगे, तो वहां पे आपको वास्तविक होंगे और समान होंगे। ठीक है, पहला बात क्या था कि अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा है तो वास्तविक होगा और असमान होगा, और d का वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो क्या होगा वास्तविक होगा और समान होगा। ठीक है, दोनों मूल समान होंगे। अगर d का वैल्यू क्या होंगे 0 से छोटा होंगे तो वहां पे क्या होगा वास्तविक नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है d का वैल्यू 0 से क्या है छोटा है, तो यहाँ पे इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। क्लियर है, चलिए यहाँ पर आप समझ गए हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों 10 नंबर सवाल है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 का एक मूल है। देखिए बच्चों इसका मूल निकालने के लिए मैं आपको एक बेहतरीन तरीका दिखाता हूं कि अगर कहेगा कि आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें से कौन मूल है इसका,
देखिए मैं आपको पिछले के कुछ क्वेश्चन में बताया था कि मूल क्या होता है कि किसी भी समीकरण में जो चर का मान होता है और चर का मान अगर मूल को रख देंगे तो वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो चेक करेंगे यहाँ पे रख करके कि अगर हम यहाँ पे जो x जगह पे 0 रखेंगे क्या हो जाएगा। तो x की जगह पे 0 रखेंगे, 0 का पावर किच्छो कर दे 0 होगा, माइनस में यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और मिलेंगे प्लस में 2 इक्वल टू 0। क्या ये 0 के बराबर है? क्या ये सही बात है? नहीं, 2 आ गया ना, ये मूल नहीं होगा, 0 इस समीकरण का मूल नहीं होगा। -1 रखेंगे क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा और माइनस का 3, माइनस का नहीं प्लस का 3 और प्लस में 2 होगा इक्वल टू में 0। अब ई भी 0 के बराबर नहीं है तो ई भी मूल नहीं होगा। -2 को रखेंगे क्या हो जाएगा, तो देखिए बच्चों 4 हो जाएगा और प्लस में 6 हो जाएगा और प्लस में 2 होगा इक्वल टू 0। ई भी 0 नहीं हो रहा है बराबर में, यानी कि ई भी इसका मूल नहीं होगा। 2 को रखेंगे क्या हो जाएगा, तो देखिए 4 हो जाएगा और माइनस का 6 होगा और प्लस का 2 होगा इक्वल टू 0। अब देखिए 4 और 2 6 और -6 ये सब कट जाएगा, 0 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे जो 2 है ये इस समीकरण का मूल 100% होगा और यही आंसर हो जाएगा। बताइए समझ आया कि नहीं आया? पूरा दम ट्रिक के साथ समझ आ गया है? तो आपके सामने अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको यही ट्रिक अप्लाई करके जल्द से जल्द क्वेश्चन को लगा देना है और बना देना है। ओके, आगे बढ़े, चलो देखिए बच्चों यहाँ पे 11 नंबर सवाल है, कहता है कि निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे आपको देखना है कि क्या ये जो गुणनफल है इसको गुणनफल करने पे किसका एक गुणनफल एक परिमेय संख्या आता है। परिमेय संख्या क्या होता है, जिससे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है कि √3 और √5 इसको अगर बड़ा रूट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5 लिख सकते हैं। ये रूट के अंदर क्या मिलेंगे, हमको 15 मिलेंगे। ठीक है, 15 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 15 यानी कि √15 ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं ना है, √15 एक अपरिमेय संख्या है, इज राइट। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 नमा 63 होता है तो √63 होगा, 63। ठीक है, ये भी एक अपरिमेय संख्या का ही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूना 16, 16 हो जाएगा। इसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो रूट में 4 गुना 4 लिख सकते हैं, 4 गुना 4 लिख सकते हैं, सॉरी। अब देखिए रूट के अंदर 2 एक नेचर का होता है तो एक निकल जाता है, यानी कि 4 इसका आंसर होगा। अब 4/1 लिख सकते हैं तो ये एक परिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएंगे। बताइए समझ आया कि नहीं आया? अब बताइए डी नंबर परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, ये कमेंट करके आप बताइएगा ताकि हमें भी पता चले कि आप बात को समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि कल आपको एग्जाम देना है बच्चों, अभी सब आपको इम्तिहान हो जाए तो ठीक है। चलिए अब 12 नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन, कहता है कि निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंडन है। अब देखिए बच्चों 154 का हमें अभाज्य गुणनखंडन तोड़ना है। 2 से लगेगा क्या हो जाएगा, 2 सते 14, 2 सते 14 और 2 सते 14। अब 7 से लगाएंगे 11 में कटेगा, अब नहीं कटेगा, यानी कि इसका जो गुणनखंडन है क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंडन 2 गुना 7 गुना 11। ठीक है, तो देखिए बच्चों 2 गुना 7 गुना 11 ऑप्शन नंबर सी जो मिल रहा है यही इसका आंसर हो जाएगा। बताइए समझ आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से आपको बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, जो आपको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। चले आगे हम लोग देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहता है 13 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है। अब एक घातीय समीकरण कहने का मतलब कि चर का जो पावर होना चाहिए एक होना चाहिए, उसको हम लोग एक घातीय समीकरण करते हैं या फिर रैखिक समीकरण भी कहते हैं। तो आपको दोनों नाम मिल सकता है, यहाँ पे एक घातीय मिला है, कहीं पे आपको रैखिक भी मिल सकता है, जो कि दोनों का नाम एक
ही होता है। ठीक है, यहाँ पे चेक करने के लिए हमें क्या होता है कि यहाँ पे इक्वेशन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए इधर प्लस में है और इधर भी प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा तो एक्स का माने खत्म हो जाएगा। तो ये तो समीकरण में चर है, ये नहीं है तो चर का घात कहाँ से होगा, है ना। तो चर का घात होगा भी तो 0 होगा। और मैं बता दूं कि एक घातीय समीकरण वही होता है जिसमें चर का घात ओनली 1 हो। क्लियर है, ठीक है। तो चर का घात हमें 1 इसमें चुनना है। अब देखिए इस समीकरण को हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x और प्लस में 1 होगा। इक्वल टू में क्या है बच्चों, देखिए इक्वल टू में है आपका एक्स स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस 2। इसको सॉल्व करिएगा क्या मिलेगा। देखिए इधर प्लस में है और इधर भी प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों कि 2x और इधर है आपका 4x। अब देखिए इधर बुला लेते हैं तो माइनस का 2x हो जाएगा, कैंसिल हो करके होगा। और इधर जो 1 है उधर जाकर माइनस, यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा। 2 में से माइनस 1 1। अब देखिए यहाँ पे जो आपको इक्वेशन मिल रहा है क्या है कि -2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये जो समीकरण है इसमें जो x का घात है वो 1 है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये एक घातीय समीकरण होगा और यही इसका आंसर होगा। अब बताइए कि यहाँ पे जो 2 है ऑप्शन सी और डी, क्या ये एक घातीय समीकरण में आएंगे कि नहीं आएंगे, आप जरूर कमेंट में बताइए ताकि आपका इम्तिहान यहाँ पर भी हो जाए, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में फाइनल इम्तिहान में अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाए और बहुत ही बेहतरीन से आप अपने पेपर को करके आए। ओके बच्चों, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे 14 नंबर सवाल है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। अब इससे पहले एक घातीय समीकरण था, अभी आपको पूछ रहा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण करने के लिए क्या होगा, इस सबको हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा हमको, देखिए इसको इससे गुना करेंगे हमें मिलेंगे एक्स स्क्वायर, फिर इसमें इससे करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 2x। अब इसको करेंगे क्या मिलेगा प्लस का x, और फिर करेंगे तो क्या मिलेंगे हमें, तो माइनस का 2। ठीक है, ये मिलेंगे। अब इधर गुना करते हैं जरा, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा प्लस का 5x हो जाएगा। फिर आपको इसमें गुना करेंगे माइनस का हो जाएगा x, और इसमें गुना करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 5। ठीक है, इतना बड़ा आपको कैलकुलेशन मिला है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे इधर भी प्लस और इधर भी प्लस, यानी कि इक्वल टू के इधर उधर में प्लस रहता है तो कट जाएगा। तो देखिए यहाँ कह रहा था द्विघात समीकरण, अब तो द्विघात समीकरण होने के लिए चर का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। अब तो 2 दिख नहीं रहा है, जो बचा है उसके पावर 1 है, तो ये घातीय समीकरण हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला नंबर इज गलत। ठीक है, 2 नंबर में देखें तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे इक्वल टू में सेम कट जाएगा। तो फिर यहाँ पे x का जो पावर है 1 है, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत ऑप्शन। इसको चेक करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे जो x का पावर है वो 2 है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिकतम जो x का पावर है वो 2 है, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। आप बताइए कि ऑप्शन नंबर डी क्या एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ताकि आपका इम्तिहान यहाँ पर भी हो, ताकि कल जो एग्ज़ाम होने वाला है फाइनल, उसमें अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। बच्चों मैं आपको बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ ताकि आप प्रेरित होकर ये काम जरूर करें। ठीक है, चलिए अब देखिए 15 नंबर सवाल है, कहता है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक का योगफल 2 एवं गुणनफल -15 है तो
वह द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद है, बहुपद क्या होगा। देखिए बच्चों, द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान रखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यही होता है आपको द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, जिससे आपको देखेगा तो यहाँ पे मिलेगा आपको एक्स अल्फा प्लस बीटा यानी कि योगफल और अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में योगफल का वैल्यू कितना है तो 2x हो जाएगा, गुणनफल का वैल्यू क्या है तो माइनस का 15 है तो -15 हो जाएगा। अब मैच कराएंगे कि क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पर -2x, ये गलत, एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहाँ पर प्लस और यहाँ पे माइनस, भी गलत, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, अब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, भी गलत, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बताइए समझ आया कि नहीं आया, आप ईमानदारी से जरूर बताइएगा, ताकि कल आपको एग्जाम देना है उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर पाए बच्चों, है कि नहीं। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 16 नंबर सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। कहता है कि 2 इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। मैं आपको बता दूं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये किसके बराबर होता है, ये पूरा 1 के बराबर होता है और गुना में है आपको पहले से 2, यानी कि 2 गुने 1 करें तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बताइए समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़े, चलो देखिए यहाँ पे 17 नंबर सवाल कहता है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ये भी एक डायरेक्ट फार्मूला होता है आपको कि 1 प्लस टैन स्क्वायर जो फार्मूला होता है वो आपको सेक स्क्वायर ए का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ये डायरेक्ट आप याद रखिए। या फिर अगर आपको त्रिकोणमिति का या फिर कोई भी चैप्टर का आपको फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, जल्द से जल्द बताइए, ताकि मैं आपको उस पर अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट दे करके पूरे फॉर्मूला को याद करा दूं बच्चों। क्योंकि आप सभी का एग्जाम बहुत ही कल होने वाला है, समय बहुत कम है, कुछ घंटे बचे हैं, तो जल्द बताइएगा, ठीक है बच्चों, ताकि मैं आपको इस पर अच्छे से एक कॉन्सेप्ट बना सकूं, आपको प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। चलिए यहाँ पे 18 नंबर सवाल है, कहता है कि 5 कॉसेक स्क्वायर ए और -5 कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे आपको जो 5 है और 5 है, दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ को हम लोग क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी अगर 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा मुझे कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस तो है ही, और क्या बचेगा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसका जो वैल्यू होता है पूरा को ए के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 5 गुने अगर हम 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बताइए समझ आया कि नहीं आया, समझ आया। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। देखिए 19 नंबर सवाल है, कहता है कि समांतर श्रेणी इतना का जो है का सार्वो अंतर क्या होगा। देखिए बच्चों सार्वो अंतर क्या होता है कि अगर दूसरा पद में से पहला पद को घटा दे वही क्या होता है सार्वो अंतर, यानी कि 1/8 में से अगर हम घटाएंगे 0 को तो 1/8 ही आएगा। क्या आएगा 1/8 ही हो जाएगा। तो 1/8 इस समांतर श्रेणी का क्या होगा सार्वो अंतर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बताइए समझ आया कि नहीं आया, समझ आया तो लिखना हाँ गुरुजी समझ आया है, और पूरा आशीर्वाद है बच्चों मेरा कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर पाइएगा अपने बोर्ड एग्जाम में बच्चों, ठीक है। इसलिए ईमानदारी से अभी ध्यान दीजिए क्योंकि कल आपको एग्जाम देने जाना है। समझ आया बच्चों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर सवाल क्या है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n+7 है बच्चों है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा।
देखिए किसी भी समांतर श्रेणी का अगर सामान्य पद दिया रहे तो अगर n है ना तो n के जगह पे हम रखेंगे 1, हमें मिलेंगे प्रथम पद। n के जगह पे रखेंगे हम लोग 2, हमें मिलेंगे दूसरा पद। तो यहाँ पूछ रहा है हमें प्रथम पद, यानी कि 5 गुने n के जगह पे प्रथम यानी कि 1 - 7। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, क्या मिलेंगे 5 एकम 5 और माइनस का 7 यानी कि -2, इसका सार्वो अंतर होगा। तो ऑप्शन नंबर -2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बताइए समझ आया कि नहीं आया, और जरा भी दिक्कत है तो अभी जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए, मैं आपको पूरा समस्या का हल कर दूंगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में मैंने पूरे 20 क्वेश्चन पूरे कराया है एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है बच्चों, तो आप लोग करिए, और अगला जिस भी टॉपिक में चाहते हैं जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए, और ईमानदारी से आप लोग करिएगा तो पूरे 100 में 100 मार्क्स आपको आएंगे। और आपका जो कॉन्सेप्ट है यही सब क्वेश्चन रहता है, बहुत ही आसान रहता है, बस आपको समझने की जरूरत है, और इसके आधारित पे ही आपको पूरी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए और बहुत अच्छे से आपका पेपर देते रहिए, और अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको आए, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।